Hello everyone, this is Rohit Kumar here and you all are watching my history class. This is the first part of history, chapter 2nd video. From trade to territory, the company establishes powers. Today I shall try to explain the various topics in this video, so I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. As you know that the name of this chapter is From Trade to Territory, the company establishes powers. It means व्यापार से लेकर साम्राज्य तक कंपनी ने किस तरह से अपनी सत्ता को स्थापित किया था। औरंगजेब was the last of the powerful मुगल रूलर्स। औरंगजेब मुगल डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर्स में लास्ट रहा था। मुगल डायनेस्टी के जितने भी पावरफुल रूलर्स रहे उनमें से लास्ट नंबर पे था औरंगजेब। ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। वर्तमान समय में जो हमारा भारत है उसके लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी, उसके अधिकतर बड़े हिस्सों पर औरंगजेब ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। आफ्टर हिज डेथ in 1707, many Mughal governors, Subedars and big Jamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. उसकी डेथ 1707 में हो गई। उसके बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बिग लैंडलॉर्ड्स जमींदार जो थे उन्होंने अपनी पावर्स को शो ऑफ करना शुरू कर दिया था रीजनल किंगडम्स को असर्ट करने के लिए, यानी वो अपने क्षेत्रीय ताकतें दिखाने लग गए थे या क्षेत्रीय पावर्स को शो ऑफ करना शुरू कर दिया। उनकी अपनी सब पावर्स दिखाई देने लग गई थी जो जमींदार लोग थे। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स emerged in various parts of the India, दिल्ली could no longer function as an effective center। और जब ये रीजनल किंगडम्स के रूप में छोटी छोटी प्रोविंस जो है इस्टेब्लिश एमर्ज होने शुरू हो गए तो इनके बाद दिल्ली पर इफ़ेक्टिव तरीके में काम करने के लिए या इफ़ेक्टिव सेंटर के रूप में कोई भी लंबे समय तक फिर अपने आप को प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सका। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon. The British political horizon, ये पॉलिटिकल हॉरिजन यानी राजनीतिक क्षितिज। ब्रिटिश लोगों ने जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों ने सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, ये 18th century के सेकेंड हाफ टाइम पीरियड पर राजनीतिक क्षितिज में अपने आप को इस तरह से एमर्ज करने का काम किया है कि एक वो नई पावर्स के रूप में उभर कर सामने आए, न्यू पावर्स के रूप में। आगे, डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वॉज रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। क्या तुम्हें मालूम है कि ब्रिटिश यहाँ पर वास्तव में किस काम के लिए आए थे? एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी को लेकर यहाँ आए थे। ये रहा स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। एंड वॉज रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और उन्होंने किस तरह से एक बिग टेरिटरीज को अपने अंडर कंट्रोल में एक्वायर कर लिया, ले लिया, अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, राइट। आगे, हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर, और फिर वो किस तरह से एक विशाल साम्राज्य के मालिक बन सके ब्रिटिश पीपल्स। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि ये सब ऐसा कैसे संभव हो सका कि ब्रिटिश इतने विशाल साम्राज्य के मालिक बन बैठे। नेक्स्ट आपकी ये पिक्चर दी गई है। यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटे, ये रहा बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन्स, ये रहा सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। बहादुर शाह जफ़र और उसके बेटों को
कैप्टन हडसन द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर्स। अभी हमने बताया था कि मुगल डायनेस्टी में औरंगजेब के बाद कोई भी एक पावरफुल रूलर्स के रूप में नहीं रहा था। बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यूड टू बी सिम्बॉलिकली इम्पोर्टेंट। लेकिन मुगल रूलर्स उसके प्रतीक के रूप में अपने आप को अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे। In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. जब 1857 में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है बिग मैसिव रिबेलियन हुए, भारी विद्रोह शुरू हुआ, तो रिबेल जो थे उन्होंने विद्रोहियों ने मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर था उसे ही अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया था। वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम। और जब वो रिवोल्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कुचल दिए गए तो उसके बाद बहादुर शाह जफर को देश से निकालने की डिक्लेरेशन कंपनी द्वारा कर दी गई। ज़बरदस्ती देश निकाला। बहादुर शाह जफर was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood। और बहादुर शाह जफर को देश से निकाला घोषित कर दिया गया और उसके साथ साथ उसके बेटों को भी उसके सामने ही मार डाला। क्लियर? आगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आना। यहाँ पर इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। ये यहाँ इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एक चार्टर लेकर एक्वायर करके आई, किसके माध्यम से? रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के माध्यम से। इन्होंने क्या किया था? ग्रांट किया था द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इस चार्टर के माध्यम से सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिल गया था कि वो भारत के पूर्वी हिस्सों में, अधिकतर पूर्वी हिस्सों में व्यापार कर सकती हैं। और इसी चार्टर को लेकर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ भारत में आई। दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चार्टर का ये मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध होंगे उनके अलावा और कोई जो है उन्हें कम्पीट नहीं कर सकता, यानी व्यापार में और कोई नहीं आ सकता है। ये दिया है ना यहाँ पे कम्पीट, तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापारिक अधिकार दिए गए, बाकी और कोई जो है इंडिया के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एकाधिकार प्राप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices। इस चार्टर के साथ कंपनी जो है वो समुद्र के पार जाकर भी व्यापार के नए इलाकों को ढूंढ सकती थी, खोज सकती थी, और इसके साथ साथ वो दूसरे इलाकों में जाकर गुड्स जो है उन्हें कम कीमत पर खरीद सकती थी और उस कम कीमत पर खरीदे हुए सामान को यूरोप में वापस लाकर हाई प्राइस पर बेचने का काम कर सकती थी। किसके साथ? इस चार्टर के मिल जाने पर। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। कंपनी को
चार्टर मिल जाने के बाद कोई भी और दूसरी कंपनी के साथ कंपटीशन का भी भय नहीं रह गया था, क्योंकि उसके साथ और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो व्यापार में प्रतिस्पर्धा दे सके। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। मर्सेंटाइल ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जिनका फर्स्ट एम होता है प्रॉफिट कमाना, बाय थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइस, चीज़ों को कम कीमत पर खरीदना और उसके बाद उन्हें हाई प्राइस पर ले जाकर बेच देना, और उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना। तो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज उस समय में मुनाफा कमाने के लिए ही बनाई गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए बनाई गई थी, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, जिससे कि वे सस्ती चीज़ें खरीद सकें और उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकें। आगे, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। लेकिन ये रॉयल चार्टर जो था वो अदर यूरोपियन पावर्स को ईस्टर्न मार्केट में एंटर करने से रोक नहीं सकता था। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द गुड होप केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड द इंडियन ओशियन। और जब तक इंग्लैंड के जहाज़ जो हैं अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट को टच करते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए यहाँ आ पाते, द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन उनके आने से पहले तक इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर पोर्तुगीज पहले ही अपनी प्रेजेंस बना चुके थे, यानी पोर्तुगीज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही आ चुके थे। एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उन्होंने अपना जो ठिकाना था, बेस था, वो गोवा में बनाया था। इनफैक्ट इट वॉज वास्को ड गामा, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। इट वॉज इम्पोर्टेंट Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered this sea route to India in 1498। वास्तव में वास्को द गामा ही थे, एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, समुद्री खोजी यात्री, जिन्होंने भारत तक समुद्र के रास्ते को खोजने का काम 1498 में किया था। बाय द अर्ली 17th century द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन। और उसके बाद 17th सेंचुरी की शुरुआती टाइम पीरियड में इंडियन ओशियन पर ट्रेड की पॉसिबिलिटीज के साथ डच भी यहाँ आ चुके थे 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग टाइम पीरियड में। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और कुछ ही टाइम पीरियड बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी यहाँ दिखाई देने शुरू हो गए थे। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी हमारी कि सभी जितने भी व्यापारी लोग यहाँ आ रहे थे इंडिया में, वो सब एक ही चीज़ों को खरीदने के लिए यहाँ इंडिया आ रहे थे। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। ये इम्पोर्टेंट है। The fine quality of cotton and silk produced in India had a big market in Europe। भारत में प्रोड्यूस होने वाली अच्छी क्वालिटी की कॉटन और सिल्क, उसका यूरोप में एक बहुत बड़ा बाजार था। इसके अलावा पीपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड। इसके अलावा लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और दालचीनी, इनकी भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेज एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड। यूरोपियन कंपनियों के बीच इस जो डिमांड बढ़ती जा रही थी, उनकी कंपटीशन बढ़ने लगा था डिमांड बढ़ने की वजह से, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से ही इंडियन मार्केट में इन चीज़ों की जो प्राइसेस थी वो इंक्रीज होनी
शुरू हो गई थी। और प्राइसेज बढ़ने की वजह से यूरोपियन ट्रेड कंपनीज को जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें रिड्यूसमेंट होना शुरू हो गया था, यानी उसमें डिक्रीजमेंट होना शुरू हो गया था, उनका प्रॉफिट कम होने लग गया था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। और इसके लिए केवल एक ही रास्ता बचा था कि वे यूरोपियन कंपनीज अपनी जो कंपटीटर्स हैं, रिवल कंपटीटर्स, उनके जो प्रतिद्वंदी विरोधी हैं कंपटीशन देने वाले, उन ट्रेडिंग कंपनीज को वो फिनिश कर दें, यानी उनके साथ कंपटीशन ख़त्म कर दें। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। और इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट पर अपना कब्जा जमाए रखने की स्थिति को मेंटेन करने के लिए ट्रेडिंग कंपनीज के बीच एक फियर्स बैटल स्टार्ट होना शुरू हो गया था, एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। थ्रू द 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with the supplies of goods. और अपने इस भयंकर युद्ध में 17 और 18 सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन्हें जब भी कोई मौका मिलता एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ों को डुबो देती, उनके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करनी शुरू कर देती, ब्लॉकेड रूट्स, और दूसरी कंपनी के माल से लदे हुए जो सप्लाईज शिप्स थे उन्हें जो है उनके रास्ते में रुकावट क्रिएट करती और उनके माल को आगे बढ़ने से रोकने का काम करती थी। ट्रेड वॉज carried on with arms and trading posts were protected through fortification. व्यापार जो था ये हथियारों की मदद से चल रहा था और इसके साथ साथ ट्रेडिंग पोस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम फोर्टिफिकेशन के थ्रू हो रहा था। फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी के माध्यम से। ये फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी, किलेबंदी, राइट। आगे, दिस एफर्ट टू fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. अपनी चौकियों को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसके साथ साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड को आगे कंटिन्यू करने के लिए जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी कंपनियों का टकराव होना शुरू हो गया था। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। और अब कंपनी को अपने व्यापार को राजनीति से अलग रख पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। और इसके ये सब कैसे हुआ ये हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।